हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म पे और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द रिफॉर्म। तो 19th सेंचुरी का जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म था यह सिर्फ रिलीजियस रिफॉर्म नहीं था, इसके पीछे एक नया सोशल फोर्स भी काम कर रहा था, एक नया मिडिल क्लास। तो अगर हम समझना चाहते हैं कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, इन जैसे रिफॉर्मर्स का बेस क्या था, इनका आधार क्या था, तो हमें देखना पड़ेगा कि उनका सपोर्ट कौन कर रहा था। तो इसका आंसर है न्यूली इमर्जिंग एजुकेटेड मिडिल इंडियन क्लास। ठीक है, तो मिडिल क्लास यहाँ पे बेस है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग बेस डिस्कस करने वाले हैं, वह है मिडिल क्लास बेस। यह रिफॉर्म का सोशल फाउंडेशन था। तो 19th सेंचुरी के इंडिया में जो रीजनरेशन या रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, उसका जो मेन सोशल बेस था वह था न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लास। जो एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया था वह इसका बेस था। फिर जो वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस थे वो इसके बेस थे, और फिर कुछ ट्रेडिशनली एजुकेटेड एलिट्स थे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए कि ये मिडिल क्लास जो था यह ट्रेडिशनल जमींदारी या ट्रेड सिस्टम से नहीं निकला हुआ था, बल्कि ब्रिटिश रूल के दौरान नए नए प्रोफेशन से यह उभर कर सामने आया था। क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आए थे तब नए नए प्रोफेशन स्टार्ट हुए, उनसे ये लोग इमर्ज होके आए थे। क्लियर। फिर उसके बाद आप देखो, इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न एजुकेशन एंड एनलाइटमेंट आइडियाज। तो 19th सेंचुरी का जो इंडियन इंटेलिजेंसिया था, इसने अपना मॉडल सर्च किया यूरोप में। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू उन्होंने देखा कि रेनेसां ने यूरोप को मेडाइवल से मॉडर्न बनाया है, रिफॉर्मेशन ने चर्च अथॉरिटी को चैलेंज किया है, एनलाइटमेंट ने रीजन और रैशनैलिटी को प्रमोट किया है, और फिर डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन ने पॉलिटिकल राइट्स दिए हैं लोगों को। तो इंडियन एजुकेटेड क्लास ने सोचा कि अगर यूरोप रिफॉर्म से मॉडर्न बन सकता है तो इंडिया क्यों नहीं बन सकता। तो यहां से रिफॉर्म का आइडियोलॉजिकल बेस डेवलप हुआ। लेकिन एक और बात आप याद रखिए कि जो इंडियन मिडिल क्लास था यह यूरोपियन मिडिल क्लास से डिफरेंट था। ठीक है, और यह यूपीएससी का फेवरेट पॉइंट भी है, क्योंकि यूरोपियन मिडिल क्लास जो बना था उसका बेस क्या था? उसका बेस था ट्रेड, उसका बेस था इंडस्ट्री। ठीक है, और फिर बुजुर्वा वाला जो कैपिटलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वो सब उसका बेस था, यानी ट्रेड, इंडस्ट्री और बुजुर्वा कैपिटलिज्म, ये यूरोपियन मिडिल क्लास का बेस था। लेकिन इंडियन मिडिल क्लास का बेस क्या था? तो गवर्नमेंट सर्विस, लॉ प्रोफेशन, एजुकेशन, जर्नलिज्म, मेडिसिन और कुछ हद तक लैंड कनेक्शन। इसलिए इंडियन मिडिल क्लास जो था यह इकोनॉमिकली डिपेंडेंट था ऑन कॉलोनियल रूल। यह अंग्रेजों के रूल पे डिपेंडेंट था, यह स्वतंत्र नहीं था, यह आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं था, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं था, यह कॉलोनियल स्ट्रक्चर के अंदर ही ग्रो हुआ था। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है यह डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो इसका रिफॉर्म मूवमेंट पर इंपैक्ट पड़ा। ये जो डिफरेंस था कि इंडियन मिडिल क्लास इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं था, यह कॉलोनियल स्ट्रक्चर के ऊपर ही बेस्ड था, उसी पर आधारित था, उसी पर डिपेंडेंट था। तो इस कारण से इसका रिफॉर्म मूवमेंट पर भी इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि इंडियन मिडिल क्लास का इकोनॉमिक बेस वीक था, इसलिए उन्हें पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें रिफॉर्म चाहिए था। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन तो चाहिए था लेकिन डायरेक्टली नहीं था। इस कारण से जो मूवमेंट हुआ वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हुआ। उन्होंने पहले सोशल रिफॉर्म पर फोकस किया। जैसे सोशल रिफॉर्म्स अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको सती एबोलिशन दिखेगा, विडो रीमैरिज दिखेगा, विमेन एजुकेशन दिखेगा, कास्ट रिजिडिटी पर अटैक किया जाएगा, रिलीजियस जो सुपरस्टिशियंस थे उनका क्रिटिसिज्म किया जाएगा। तो इनका मानना था कि सोसाइटी रिफॉर्म तब होगी जब नेशन स्ट्रांग बनेगा। तो ये एक ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच थी, या रेवोल्यूशनरी अप्रोच नहीं थी। क्लियर। फिर यहाँ पे जो मिडिल क्लास आइडियल्स थे और जो सोशल बेस था उसके बीच में एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। तो एक तरफ आपको मिडिल क्लास आइडियल्स देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ इंडियन सोसाइटी थी। अब जो एक तरफ जो मिडिल क्लास आइडियल्स थे
मिडिल क्लास जो आइडियल्स थे यह वेस्टर्न मॉडर्निटी से इंस्पायर्ड थे। जैसे आपको इंडिविजुअल लिबर्टी देखने को मिलेगी, रेशनलिज्म देखने को मिलेगा, इक्वालिटी देखने को मिलेगी, प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ जो इंडियन सोसाइटी थी यह रूरल थी, एग्रेरियन थी, ट्रेडिशनल थी, कास्ट बेस्ड थी। इसलिए रिफॉर्म मूवमेंट एलिट ड्रिवन रहे, मास बेस्ड नहीं थे, क्योंकि सोसाइटी जो थी वो पूरी रूरल थी, एग्रेरियन थी, ट्रेडिशनल थी। इस कारण जो एलिट सेक्शन था सोसाइटी का, उसने इस मूवमेंट को, इस रिफॉर्म मूवमेंट को इनिशिएट किया, इसको आगे बढ़ाया। तो ये एक तरीके का लिमिटेशन भी था। ठीक है, तो अगर एग्जाम में अगर आप इस पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया वर essentially middle class movement rooted in western education but operating within colonial constraints। ठीक है, तो अगर क्रिटिकली एग्जामिन करने को आए तो आप कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, लिमिटेशन लिख सकते हैं। जैसे कंट्रीब्यूशन आप लिखेंगे कि मॉडर्न वैल्यूज को इंट्रोड्यूस किया गया, और लिमिटेशन में क्या आएगा कि मास मोबिलाइजेशन नहीं हो पाया। तो ओवरऑल 19th सेंचुरी का रिफॉर्म किसी वैक्यूम में नहीं आया था, उसके पीछे एक नया एजुकेटेड मिडिल क्लास था जो वेस्ट से इंस्पायर्ड था, लेकिन कॉलोनियल इंडिया के कॉन्स्ट्रेंट में ऑपरेट कर रहा था। और यही क्लास बाद में इंडियन नेशनलिज्म का इंटेलेक्चुअल बैकबोन बनने वाला था। तो इसलिए ये बात समझ लिए कि मिडिल क्लास ही था रिफॉर्म का सोशल इंजन। क्लियर, रिफॉर्म का सोशल इंजन कौन था? तो मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास बेस आपको समझ आ गया होगा। क्लियर, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास प्लस वेस्टर्न आइडियाज प्लस कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट। ये एक कीवर्ड हो गया आपका। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिफॉर्म में जो पहला मिडिल क्लास बेस था, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया। सेकेंड आपको मिलेगा इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया। देखो, 19th सेंचुरी का रिफॉर्म मूवमेंट सिर्फ सोशल रिफॉर्म नहीं था, जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया अभी कि केवल रिलीजियस रिफॉर्म नहीं था, तो वैसे ही यह केवल कोई सोशल रिफॉर्म नहीं था। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन भी था। लेकिन क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि उन मूवमेंट्स को आइडियोलॉजिकली यूनिटी किसने प्रोवाइड की? तो आपको देखने को मिलेगा रेशनलिज्म, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। ये तीन पिलर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, रेशनलिज्म, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। रेशनलिज्म का सिंपल मतलब आप ये समझो कि रीजन ओवर ब्लाइंड फेथ। रेशनलिज्म का मतलब हो गया रीजन ओवर ब्लाइंड फेथ। जो समाज सुधारक, जो सुधारक थे, जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि जो सच है, जो ट्रूथ है, उसका एक क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया में आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी? तो आपको लॉजिक देखने को मिलेगा, आपको रीजन देखने को मिलेगा, आपको साइंटिफिक मेथड देखने को मिलेगा। ठीक है, साइंटिफिक इंक्वायरी देखने को मिलेगी। अब इसमें आप देखो, रेशनलिज्म वाले कॉन्सेप्ट में राजा राम मोहन राय आएंगे। राजा राम मोहन राय ने ये कहा था कि उन्होंने कैजुअलिटी और डेमोन्स्ट्रेबिलिटी पे जोर दिया। मतलब कि कोई भी बात तभी सही है जब वो लॉजिकली प्रूव हो सके। यानी कोई भी बात पहले से चली आ रही है, ट्रेडिशनल कोई चीज है, उसको तभी सही माना जाएगा जब उसके पीछे कोई लॉजिक होगा। ठीक है, फिर आपको अक्षय कुमार दत्त का नाम देखने को मिलेगा। अक्षय कुमार दत्त ने कहा कि रेशनलिज्म इज आवर ओनली प्रिसेप्टर। तो उनका मानना था कि सोशल और नेचुरल फिनोमेना को साइंटिफिक तरीके से समझा जा सकता है। यानी ट्रेडिशन को आंख बंद करके एक्सेप्ट करना ये गलत बात है। इसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है, ट्रेडिशंस को उससे रेशनल लेंस से जज करना है। ठीक है, विवेक का इस्तेमाल करना है अपना। इसलिए रिफॉर्मर्स ने सोशल प्रैक्टिसेस को सोशल यूटिलिटी के बेस पर इवेल्युएट किया, फेथ को रिप्लेस किया रेशनलिटी से। ठीक, तो अब देखो, दूसरा मिलेगा रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म। यानी कि
रिफॉर्मर्स ने कहा कि जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं वो सेम यूनिवर्सल ट्रूथ के अलग अलग एक्सप्रेशन है, यानी जितने भी धर्म है वो सब एक ही बात बता रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। तो राजा राममोहन राय ने फिर यहाँ पे एक बात की कि उन्होंने यूनिवर्सल थेइज्म की बात की और मोनोथेइज्म को डिफेंड किया। फिर सैयद अहमद खान ने सब का ये कहा कि जितने भी प्रोफिट्स थे उन सब प्रोफिट्स का जो मैसेज था वो एक ही था, बस उनका नेशन अलग अलग था। तो ये अप्रोच रिलीजियस आइडेंटिटी के नैरो इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए था। फिर आपको मिलेगा ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब हो गया फोकस ऑन ह्यूमन वेलफेयर। रिफॉर्म मूवमेंट का मोरल बेस था ह्यूमन वेलफेयर। उनका यह मानना था कि ह्यूमैनिटी कैन प्रोग्रेस एंड मोरल वैल्यूज वही सही है जो ह्यूमन प्रोग्रेस को प्रमोट करे, जो मानव के विकास को प्रमोट करे, ना कि उसे पीछे ढकेले। इसलिए इंडिविजुअल के राइट को इंटरप्रेट किया गया, प्रिस्टली डोमिनेशन का ओपोजिशन किया गया, सोशल रिफॉर्म को ह्यूमन वेलफेयर से लिंक किया गया। एग्जाम्पल अक्षय कुमार दत्त ने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट मेडिकल आर्गुमेंट्स दिए थे। तो एक और बात जानो यहाँ पे कि रिफॉर्म इज नॉट इक्वल टू रिवाइवलिज्म। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिफॉर्म इज नॉट इक्वल टू रिवाइवलिज्म। रिफॉर्मर्स ने तो पूरा पास्ट प्रोजेक्ट करना चाहा था। देखो, रिफॉर्मर्स ना तो पूरा पास्ट रिजेक्ट करना चाहते थे और ना ही उसे ब्लाइंडली रिवाइव करना चाहते थे। यानी ये नहीं चाहते थे कि पूरा पास्ट हम लोग रिजेक्ट करें और ये भी नहीं चाहते थे कि पूरे पास्ट को हम लोग प्रेजेंट में लेके आ जाए। ठीक है, तो महादेव गोविंद रनाडे ने कहा कि पास्ट को मदद के रूप में यूज करो लेकिन उसे रिवाइव मत करो एज इट इज। ठीक है, यानी सेलेक्टिव यूज ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्न री इंटरप्रिटेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट था उनका कि ट्रेडिशन का सेलेक्टिव यूज करना है, जो जो चीज आज के कॉन्टेक्स्ट में बैठ रहा है, जो जो चीजें सही है केवल उन ट्रेडिशन को रिवाइव करो जो लॉजिकली सही है और फिर उनका मॉडर्न इंटरप्रिटेशन करो। ये महादेव गोविंद रनाडे ने कहा। फिर यहाँ पे आपको एक ब्रॉडर कल्चरल रीजनरेशन देखने को मिलेगा। तो इन ये सारी जो मूवमेंट थे, इन मूवमेंट का स्कोप सिर्फ रिलीजन तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने टारगेट किया एंटायर कल्चरल एग्जिस्टेंस, अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यानी रीजनल लैंग्वेजेस, फिर इंडियन आर्ट और लिटरेचर का रीजनरेशन, इंडियन मेडिसिन का रिवाइवल और प्री कॉलोनियल टेक्नोलॉजी में रिसर्च करना। तो ये सारी चीजें केवल रिलीजियस रिफॉर्म नहीं थी, ये कल्चरल सेल्फ रिस्पेक्ट का भी मूवमेंट था। तो रिलीजियस रिफॉर्म इंपॉर्टेंट था लेकिन अल्टीमेट गोल वर्ल्डली सोशल प्रोग्रेस था, ना कि सिर्फ साल्वेशन या स्पिरिचुअल मोक्ष, क्योंकि उस टाइम रिलीजन डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी। इसलिए सोशल रिफॉर्म करने के लिए रिलीजन से इंगेज करना जरूरी था। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं तो 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट का इंटेलेक्चुअल बेस क्या था? रेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। रेशनलिज्म क्या है, यूनिवर्सलिज्म क्या है, ह्यूमनिज्म क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली और इन्हीं तीनों चीजें ने सोसाइटी को दिया रीजन बेस्ड, ह्यूमन सेंटर्ड एंड मॉडर्न आउटलुक। और यही आउटलुक बाद में नेशनलिज्म का इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन भी बनता है। क्लियर? अब देखो, तो यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई है। अगर मैं आपको पढ़ के बता दूं तो देखो, रिफॉर्म मूवमेंट्स वर गाइडेड बाय रेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। ट्रूथ को जज किया गया लॉजिक से, रीजन से, साइंटिफिक इंक्वायरी से। रिफॉर्मर्स ने ट्रेडिशन को इवेल्युएट किया किस आधार पर? सोशल यूटिलिटी के आधार पर, कि समाज में क्या उपयोगिता है, ये नहीं कि अंधविश्वास के तौर पे आंखें मूंद के उसको इवेल्युएट किया। रिलीजन वाज इंटरप्रेटेड इन लाइट ऑफ मॉडर्न नीड्स, यानी मॉडर्न री इंटरप्रिटेशन जो मैंने बात की। स्क्रिप्चर्स वर नॉट कंसिडर्ड इनफेलिएबल और इम्यूटेबल। एम्फेसिस ऑन यूनिवर्सल थेइज्म, ऑल रिलीजन शेयर कॉमन ट्रूथ, यानी सभी जो रिलीजन है वो सब कॉमन ट्रूथ शेयर करते हैं। इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो रिलीजियस टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सके। जो प्रीस्टली डोमिनेशन था, जो अंधविश्वास था, सुपरस्टिशन, उन सबको अपोज किया गया।
ह्यूमन वेलफेयर पे फोकस किया गया, सोशल वेलफेयर पे फोकस किया गया। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पे आपको दो स्ट्रीम देखने को मिलेंगे। देखो, 19th सेंचुरी का सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एक जैसा नहीं था, तो इस कारण से इसे ब्रॉडली दो स्ट्रीम में क्लासिफाई किया जा सकता है। अब कौन कौन से दो स्ट्रीम है? तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट वर्सेस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो इसके डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट देखो, तो इन मूवमेंट ने रिलीजन को मॉडर्न आइडियाज के लाइट में इंटरप्रेट किया। ये नहीं कि रिलीजन पहले जैसा था सेम टू सेम वैसा ही उसको रख दिया गया, नहीं, उसको आधुनिक दौर के परिप्रेक्ष्य से मॉडर्न आइडियाज के लाइट में इंटरप्रेट किया गया। और आपको एग्जांपल मिलेगा, ब्रह्मो समाज मिलेगा, प्रार्थना समाज मिलेगा, अलीगढ़ मूवमेंट मिलेगा। तो इन सब का अप्रोच क्या था? रिफॉर्मिस्ट का अप्रोच क्या था? रीजन और रेशनैलिटी पे ज्यादा इंफेसिस। जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनका क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन करना, फिर उनको मॉडर्न आइडियाज के साथ रिकंसिलिएट करना, और इन पे वेस्टर्न एजुकेशन का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। क्लियर? तो ये लोग कहते थे कि रिलीजन को रिफॉर्म करो, उसको सुधारो और उसे मॉडर्न सोसाइटी के कंपैटिबल बनाओ। क्लियर? दूसरा ब्रांच आता है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। इसमें आपको आर्य समाज देखने को मिलेगा, देवबंद मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनका क्या अप्रोच था? इनका अप्रोच था कि जो ट्रेडिशनल और स्क्रिप्चरल अथॉरिटी है, जो ओरिजिनल प्यूरिटी है रिलीजन की, उसको रीस्टोर करो। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उनकी तरफ वापस चलो। जो एंशिएंट वैल्यूज हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, उनको रिवाइव करो। जो पुराने मूल्य हैं उनको रिवाइव करो, और वेस्टर्न रेशनलिज्म की तरफ कम रिलायबल बनो। यानी कि रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पर ज्यादा रिलायंस। तो ये लोग कहते थे कि प्रॉब्लम रिलीजन में नहीं है बल्कि उसके करप्शन में है, इसलिए उसके असली रूप में वापस चले जाओ। क्लियर? तो रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट दोनों ही जो रिलीजन की प्यूरिटी लॉस्ट हो गई थी, ठीक है, उसका अपील करते थे। मतलब दोनों रिलीजन को ही बेस बना रहे थे, लेकिन डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था रीजन वर्सेस ट्रेडिशन में। डिफरेंस कहां पे आएगा? रीजन वर्सेस ट्रेडिशन में। रिफॉर्मिस्ट जो थे वो मोर रीजनेबल थे, यानी ये वाला जो पोर्शन था ये ज्यादा रीजनेबल था, और ये वाला जो पोर्शन था ये मोर ट्रेडिशनल था। लेकिन दोनों कंप्लीटली अपोजिट नहीं थे। दोनों का जो अल्टीमेट एम था वो मोरल रीजनरेशन था। दोनों का एम सोशल रिफॉर्म था, कल्चरल कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था। ठीक है, तो कॉमन ऑब्जेक्टिव इनका क्या था? सोशल रिफॉर्म, मोरल रीजनरेशन एंड कल्चरल कॉन्फिडेंस। बस इनका मेथड अलग था। एक ने कहा कि रिलीजन को मॉडर्नाइज कर दो, और दूसरे ने कहा कि रिलीजन को प्यूरिफाई करके पुराने फॉर्म में चला जाए। तो कंक्लूजन क्या है कि द रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द 19th सेंचुरी वर डिवाइडेड इनटू रिफॉर्मिस्ट and revivalist streams, differing mainly in their reliance on reason versus tradition, yet united in their quest for religious purification and social regeneration. Clear? तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए